हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लर्नर्स मेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज के शॉर्ट सेशन में हम सॉल्व करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कुछ नया। तो पहला क्वेश्चन हमारा है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को लेकर। सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन केम टू बी कंसीडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट करेक्ट। तो हमें इसमें बताना है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन था, उसमें से क्या स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग जो कि है नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट को आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट अंडर एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। ये है हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इट सपोर्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमन। तो टोटल ये दो स्टेटमेंट है। आपको सबसे पहले अपनी आंसर बुक में पहला क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम अपने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजिटेशन इन फेवर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाय प्रोग्रेसिव इंडियंस, है ना। ये है पहला स्टेटमेंट, ये कंसीडर करना है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टू इंश्योर चीप सप्लाई ऑफ एजुकेटेड मैन पावर फॉर सबऑर्डिनेट पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट बिलीव दैट एजुकेटेड इंडियंस वुड हेल्प इन एक्सपैंडिंग द मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो रीजंस है, और एक है एजुकेशन है, और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको लोकल लोगों ने जो करा, इंडियंस ने करा, उसके बारे में नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन की स्प्रेड को लेकर, क्या रीजंस थे, किन रीज़न के कारण उन्होंने ये जो एजुकेशन थी वो स्प्रेड करने का फैसला लिया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद अपना सॉल्यूशन को मार्क करना है। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर अकरेंस ऑफ फेमाइंस इन ब्रिटिश इंडिया द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर गॉट ब्लॉक्ड। तो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर तो क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था फेमाइंस के कारण, है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल टुक प्लेस फ्रॉम फेमाइन स्ट्रक एरियाज टू अदर रीजन। तो दूसरा स्टेटमेंट रिजल्ट क्या बात कर रहा है, मेनली वो बात कर रहा है माइग्रेशन के बारे में, कि फेमाइन होने के कारण जिस जगह पे फेमाइन पड़ता था उधर से लोग क्या करते थे, माइग्रेट करना शुरू कर देते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि रेगुलर फेमाइंस के कारण क्या हुआ, टेंशन डेवलप हुआ, किसके बीच में, जमींदार्स और एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स के बीच में, और एक दूसरी तरफ कौन थे, मनी लेंडर एंड पीजेंट्स। तो ये क्या हुआ, टेंशन जो है ये यहाँ पे कीवर्ड है। तो फेमाइन के कारण क्या हुआ, टेंशन हुआ, किन के बीच में, जमींदार्स और जमींदार्स एग्रीकल्चर लैंड ओनर ये एक साइड पे थे, और दूसरी साइड पे कौन थे, मनी लेंडर और पीजेंट्स। तो इनके आपस में इन लोगों के बीच में क्या हुआ, टेंशन हुआ। चौथा क्या था, द मेन रीजन ऑफ फेमाइन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर क्या है कीवर्ड, डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। तो ये एक मेन रीज़न है। तो आपको बताना ये सारे जो चीज़ें हैं वो फेमाइन से रिलेटेड हैं। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वे डिमांडेड बाय अर्ली नेशनलिस्ट। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, अर्ली नेशनलिस्ट। तो आप जब भी कभी आंसर क्वेश्चन को पढ़ें तो ये कीवर्ड्स को क्या करें, अंडरलाइन करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइल क्रिटिसाइजिंग द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इन्होंने क्या डिमांड करा था, डिमांड मीन्स क्या ये सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। कौन, अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट्स भी कहते हैं। तो ये हिंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेकंड स्टेटमेंट इज रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड स्टेटमेंट इज अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। चौथा स्टेटमेंट है इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, और पांचवा है सपोर्टिंग द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से वो स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने क्या करे थे, सपोर्ट करे थे या डिमांड करे थे जब वो क्या कर रहे थे, कॉलोनियल पॉलिसीज़ को क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू मीन्स कि जो भी एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया जा रहा था वो उसको क्या करा जाए, रिड्यूस करा जाए। वैसे ही इनकम टैक्स को क्या करा जाए, रिड्यूस करा जाए। सॉल्ट टैक्स जो इम्पोज किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा वो क्या करा जाए, ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरीके से।
और इम्पोर्ट ड्यूटी मीन्स कि सामान का जब आयात हो रहा था देश के अंदर बाहर से, तो उस पर क्या करी जाए, ड्यूटी लगाई जाए, ड्यूटी मीन्स टैक्स लगाया जाए। और पांचवा क्या है, सपोर्टिंग द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड मीन्स ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आपको बताना है यहाँ पर कि पांचों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन सूट कर रहा है हमारे लिए। तो आप इस वीडियो को पॉज करेंगे यहाँ पर और अपना आंसर को क्या करेंगे, जॉट डाउन करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। एक्ट्स जो हैं खासकर 1919 का, 1909 का, 1935 का और ये 1773 का। तो अपन के यहाँ स्टेटमेंट्स क्या है, पहला स्टेटमेंट है इट पेव्ड द वे फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट हैड गिवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफेक्टिव एंड डिसाइसिव कंट्रोल, है ना, इफेक्टिव एंड डिसाइसिव कंट्रोल, ये है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने क्या करा कि इस एक्ट के थ्रू रिजॉल्व करा, किसका, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया, किसके बीच में, कंपनी और अपोनेंट्स के, जो उनके अपोनेंट थे इंग्लैंड में, उनके बीच में। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो फुलफ़िल हो रही थी, या कौन कौन सी मतलब पॉइंट्स थे जो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ने फुलफ़िल करने का प्रयास किया। तो आपको यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस जो आज के वीडियो में है ये अटैम्प्ट करने हैं, और 3 या 3+ जिनके भी इसमें मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 5, उनकी पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको काफ़ी इजी हो सकता है अगर वो अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमेटाइज करें और अच्छे से और मन लगा के पढ़ें। और अगर जिनका स्कोर 1+ आ रहा है या -0.5 है तो उनको थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने भी ए मार्क किया है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मेन जो मैंने बताया था ये क्या है, नॉट करेक्ट है, ये कीवर्ड है। तो नॉट करेक्ट हमें बताना है किस रिगार्डिंग, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच से रिगार्डिंग। और ये क्या था, एजुकेशन के फील्ड में आया था। और इसके यहाँ से हमारा टेक अवे क्या है कि इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये क्या है, टेक अवे है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है अगले क्वेश्चन में पॉइंट बना के दे दे कि इनमें से कौन सा एजुकेशन पे जो था गवर्नमेंट लेके आई थी एक्ट या फिर कोई पॉलिसी, वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था, इट अंडर एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि इसने वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जो कि लोकल लैंग्वेजेस होती हैं किसी एरिया की, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, तमिलनाडु की तमिल, तो ये लोकल लैंग्वेजेस को क्या कर रहा था, अंडर एम्फेसाइज कर रहा था, मीन्स सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं था, बल्कि इसने क्या करा था, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को क्या ज़्यादा प्रमोट किया था, क्योंकि एजुकेशन जो हो लोकल लेवल पे वो क्या हो, वर्नैकुलर मीडियम के थ्रू हो। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और इट सपोर्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा ए। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ये अदर फीचर्स हैं किसके, चार्ल्स वुड डिस्पैच के, जो और फीचर्स हैं जो कि क्वेश्चन में नहीं थे लेकिन आप सभी को पता होना ज़रूरी है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच बेसिकली क्या कर रहा है कि एजुकेशन ऑफ द मासेस ना, ये मासेस जो है जनता का को ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो हो वो एजुकेट हो, उसके लिए कहीं ना कहीं लाया गया था। क्योंकि इससे पहले जो मैकॉले का स्टेटमेंट था 1935 के अराउंड जो आया था, लॉर्ड मैकॉले ने जो दिया था, वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। मीन्स कि सिर्फ कुछ ही लोगों को हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, सभी लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, है ना, एटलीस्ट ऑन पेपर। ठीक है, उसके बाद क्या करा इसने, एक हायरार्की को डेवलप किया, जिसमें क्या हुआ, वर्नैकुलर प्राइमरी स्कूल्स होंगे। मतलब प्राइमरी स्कूल में क्या होगी, विलेजेस में जो होंगे उनमें क्या होगा, वर्नैकुलर मीडियम से पढ़ाई होगी। उसके बाद एंग्लो वर्नैकुलर हायर स्कूल्स होंगे और एक एफिलिएटेड कॉलेज होगा। ये कहाँ पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। और प्रेसिडेंसी टाउन्स जहाँ पर क्या थे, गवर्नर्स लोग रहते थे, तो वो क्या था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो वहाँ पर क्या होगी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी। ये क्या करे जाएंगी, इस्टेब्लिश करी जाएंगी। तो इसमें मीडियम ऑफ इंग्लिश इंस्ट्रक्शन क्या डिसाइड किया कि हायर स्टडीज़ के लिए तो अपन इंग्लिश करेंगे, लेकिन स्कूल लेवल है, लोअर लेवल है, वहाँ पर क्या करेंगे, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो पाए, एजुकेट हो पाए। उसके बाद इसने क्या करा, फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, जिससे लोग कुछ स्किल सीख पाएँ, उसको क्या करा इसने, स्ट्रेस किया। और टीचर्स ट्रेनिंग पे भी कहीं ना कहीं इसका स्ट्रेस था।
उसके बाद क्या इसने डिसाइड किया कि अभी तक जो एजुकेशन इंडिया में इम्पार्ट हो रही थी वो कैसी थी, रिलीजियस एजुकेशन थी। मीन्स आपके जो वेदास हैं, है ना, या फिर आपके धर्मशास्त्रास हैं, यहाँ से जो आपको एजुकेशन मिल रही है वो क्या, कहीं ना कहीं उसमें रिलीजियस ओवरटोन था, मतलब धर्म से ज़्यादा जोड़ी गई थी एजुकेशन को। लेकिन यहाँ पर अब इसने क्या डिसाइड करा है कि सेकुलर एजुकेशन को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, है ना, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो और एक पॉइंट इसका क्या है कि एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करा जाए, प्राइवेट इंटरप्राइज को एड करा जाए, है ना। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन एड टू इनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइज। तो प्राइवेट स्कूल्स को क्या मिले, एड मिले, ठीक है। तो ये जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच के क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से किसी पॉइंट्स का यूज़ करके स्टेटमेंट्स फ्रेम हो, फिर आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कंप्लीट पिक्चर के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या था कि हमें रीज़न बताने थे किसके, स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रीजंस डिसाइड करे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी मार्क किया है वो सही है, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन की फेवर में कौन था, प्रोग्रेसिव इंडियंस। क्योंकि उनको लगता था इंडिया का भला तभी हो सकता है जब वो कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन की तरफ क्या करें, अपने आप को झुकाव उनका मॉडर्न एजुकेशन की तरफ वो, है ना। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी सही है। ये इसीलिए सही है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में वो क्या थे, काफ़ी कम थे, लेस इन क्वांटिटी, है ना। तो लेस इन क्वांटिटी थे, तो वो ऊपर से नीचे तक जो हायरकी होती है, टॉप डाउन हायरकी, है ना, तो नीचे जो रहेगा वो इंडियंस ही रहेंगे, ये जो लेवल है ना। और ये जो टॉप लेवल है यहाँ पर कौन काम करेंगे, ब्रिटिशर्स काम करेंगे, है ना। तो इनकी क्या है, सैलरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इंडियंस की क्या होगी, सैलरी कम होगी। तो इसीलिए टू इंश्योर चीप सप्लाई, क्योंकि इंडियंस उस टाइम क्या थे, इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, और इसीलिए उनको क्या सस्ते में भी काम करने के लिए वो तैयार थे। और ब्रिटिशर्स अगर इंडिया आएंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे। तो इसीलिए चीप सप्लाई ऑफ एजुकेटेड मैन पावर फॉर सबऑर्डिनेट पोस्ट। सबऑर्डिनेट पोस्ट मीन्स कि जो नीचे की पोस्ट हैं, ये वाली जो पोस्ट हैं, सबऑर्डिनेट पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इंडिया को एज ए मार्केट समझते थे, है ना, मार्केट। तो यहाँ पर ये जो मार्केट है वो क्या है, कीवर्ड है। तो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स उन्हें अगर बेचना है तो एजुकेटेड इंडियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनके प्रोडक्ट्स को क्या कर पाए, अप्रिशिएट कर पाए, है ना, अप्रिशिएट, तभी तो वो खरीदेंगे। अगर आप कोई चीज़ अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो तो आप खरीदोगे क्यों। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा इंडियन टेस्ट डेवलप करने का प्रयास किया उनके प्रोडक्ट्स के प्रति, सो दैट कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हो पाए, इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए। और वो तभी पॉसिबल है जब वो इंडियंस क्या हो, एजुकेटेड हो। तो ये सारे रीजंस थे, इसीलिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट है। सॉल्यूशन की तरफ, यहाँ पर अपन ने फेमाइन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपन को अगर चौथा पॉइंट पता है इस क्वेश्चन में, क्या था मेन रीज़न ऑफ फेमाइन, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। आपने ऐसे 4 पॉइंट पढ़े और आपको लगा चौथा पॉइंट यार बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, तो चौथा पॉइंट करेक्ट है। तो अपन देखेंगे कि चौथा पॉइंट क्या है, किस ऑप्शन में। तो चौथा पॉइंट सिर्फ इसी में है, डी में, बाकी किसी में चौथा पॉइंट नहीं है। तो हमें बाकी में कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि ये सही है गलत है क्या है। लेकिन अपन को ये पता है कि ये मेन रीज़न है, कहीं ना कहीं ये हमें पता है कि एग्रीकल्चर पे उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों की क्या थी, डिपेंडेंसी थी। तो इसीलिए यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो और आप कुछ ना कोई गलती कर दो। लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से चलोगे, आप अगर पता है कि कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट, तो आप इजीली सॉल्यूशन को क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना था, अर्ली नेशनलिस्ट ने क्या करा है, कौन से मेजर्स को क्या करा है, डिमांड करा है, किसके लिए, वाइल क्रिटिसाइजिंग दी कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो क्या उन्होंने रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू की डिमांड करी थी, जी बिल्कुल करी थी। तो हमें पता चल गया पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जो 3C है वो नहीं हो सकता है ना। अब हमें क्या पता है कि रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, लगता तो है कि है, लेकिन हम देखेंगे अभी इसको हम उसमें रख देते हैं अभी, ये है कि नहीं है। क्या अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स है, हाँ सॉल्ट टैक्स है बिल्कुल, क्योंकि सॉल्ट पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने लगा रखा था। तो 3 पे भी हम काफ़ी ज़्यादा श्योर है। तो हमें ये देखना है कि 3 वाला ऑप्शन है जिसमें 1 भी हो और 3 भी हो। तो 1 और 3 किस में है, ए और बी में है। तो डी कहीं ना कहीं यहाँ से डी भी एलिमिनेट हो गया,
ठीक है। अब क्या हो रहा है, सपोर्टिंग दी पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, तो क्या ये डिमांड करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिफ्थ क्या है, अपने आप एलिमिनेट हो गया है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आके 50-50 हो रहा है, क्योंकि लग रहा है इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी होना चाहिए या फिर इनकम टैक्स भी होना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं और अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क ले सकते हैं, तो आप इनमें से ए या बी में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी रिडक्शन के डिमांड तो करेंगे वो कहीं ना कहीं, और वो चाहेंगे इनकम टैक्स भी कम हो। ऐसा लगेगा अगर आपने प्रॉपरली इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है ना। तो आप ए या बी में से ए और बी ऑप्शन ईजीली जा सकते हैं शुरुआत में एलिमिनेट करके। आपके दिमाग में सिर्फ ये दो ही ऑप्शन होने चाहिए, ए और बी। अगर सी या डी में से कोई भी आप चूज़ कर रहे हो तो वो गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए ए और बी में से एक चूज़ करेंगे, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है। बी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर ईजीली इंडियन मार्केट में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे इंडिया में, है ना। तो ये क्या होगा, नो टैक्स, है ना। तो क्या होगा, वो फ्लड कर देंगे इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में, है ना। तो इंडिया का जो लोकल वो है, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या कर पाएंगे, वो मार्केट नहीं ले पाएंगे और उनको क्या होगा, ज़बरदस्त लॉस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या गलत है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसके बारे में क्या है, रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो एक्चुअली उसका क्या है कि वो ये डिमांड कर रहे थे कि जो मतलब रिच लोग हों, अमीर लोग हों, उनसे वो टैक्स को क्या करा जाए, ज़रूर लिया जाए। तो इसको कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा था, सपोर्ट किया था। इसको उन्होंने क्या करा था, रिडक्शन की डिमांड नहीं करी थी, इसको क्या करा था, सपोर्ट किया था। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें उन्होंने सपोर्ट करी थी और क्या चीज़ के उन्होंने अपोज की थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन रिच एंड मिडिल क्लास, इसको क्या करा था, सपोर्ट किया था। और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हो रही हैं, जो रिच कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर क्या हो, कहीं ना कहीं टैक्स हो। और फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या थी, उसको क्या करा था, उन्होंने अपोज किया था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था इंडियंस को, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे थे, एग्रीकल्चर पे जाके डिपेंडेंट हो रहे थे। तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 5 वाज रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आपको अगर इन तीनों में से ये चीज़ पता है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आप पहला ऑप्शन इजीली देख लेंगे, लेकिन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन कवर हो रहा है, तो इसीलिए इससे हमें कोई फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैड गिवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफेक्टिव एंड डिसाइसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो क्या ये सच है? तो ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ये जो था एक्ट ऑफ 1858 से मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इफेक्टिव एंड डिसाइसिव कंट्रोल, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 2 इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये डी और सी इस चक्कर में एलिमिनेट हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, द एक्ट हैड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स अपोनेंट्स इन इंग्लैंड। तो क्या इसने रिजॉल्व कर दी थी कॉन्फ्लिक्ट? क्या ये सच है? लेकिन एक्चुअली में ये सच नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में होता जा रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वैसे वैसे वहाँ की जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते जा रहे थे, रिच होते जा रहे थे। और जो प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा था, वो चाह रहे थे कि उनको नया से नया मार्केट मिले। और इंडिया उस टाइम पे क्या था, एक मार्केट था। तो उससे पहले क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या थे, मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो अदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे थे कि इंडियन मार्केट को क्या करा जाए, हमारे लिए भी खोला जाए, जिसके कारण क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो ये एक्ट से क्या हुआ, रिजॉल्व नहीं हुई, सिचुएशन वर्स ही हुई है ना। तो इस एक्ट से कोई रिजॉल्व नहीं हुई है, तो इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ और ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास सिर्फ बच जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं फोर्ट विलियम में, जब ये फोर्ट विलियम में जो कोर्ट था उसके थे एलिजा इम्फे। तो ये जो थे वहाँ के चीफ जस्टिस थे, है ना, फोर्ट विलियम में। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1773 में। तो ये 5 क्वेश्चन के मैंने आपको सॉल्यूशन यहाँ पे समझाए, है ना। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की ये जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, क्योंकि इसने रेगुलेट करी, कंट्रोल करा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। पहली बार हुआ था ये, है ना। उसके बाद पहली बार ये हुआ कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या हैं कंपनी के, और इसने कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रखी, फाउंडेशन रखी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस।
इसके अलावा इसके फीचर्स क्या हैं कि अभी तक जो हम गवर्नर ऑफ बंगाल कहते थे जिसको, वो अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और एक उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 लोग रहेंगे जो क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे काम करने के लिए। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इनके आने के बाद क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ मद्रास, है ना, मद्रास और बॉम्बे, तो ये बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तो बंगाल, तो ये बंगाल मद्रास इससे पहले क्या हुआ करते थे, इक्वल हुआ करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब क्या हुआ, बंगाल ऊपर आ गया, है ना, और बॉम्बे और मद्रास जो हो गए वो इसके क्या हो गए, नीचे आ गए, है ना। अर्लियर 3 प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, बराबर थे वो, लेकिन अब क्या हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इसके अलावा ये क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ, तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन में भी मेंशन था। उसके अलावा इसने क्या करा, प्राइवेट ट्रेड में एंगेज जो हो रहे हैं लोग, सर्वेंट्स, है ना, कंपनी के, उनको क्या करा, प्रोहिबिट किया, क्योंकि इससे ज़्यादा कंपनी को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा क्या बढ़ गया था, करप्शन बढ़ गया था। तो इसको क्या करा, प्रोहिबिट किया इस एक्ट ने। उसके अलावा क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेके आए, जिसने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर क्या करा, कंट्रोल को बढ़ाया, और नाउ इनको रिपोर्ट करना है रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में जो जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स थे। आई होप कि आपको सबके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और आप कमेंट के थ्रू आप बताइए कि आपका स्कोर इन 5 क्वेश्चनों में क्या बना, और आप किन वीडियोस पे मुझसे और किन टॉपिक्स पे आप मुझसे वीडियोस बनवाना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।